ओके, चलिए अब शुरुआत करेंगे शो की। और 10 के धंधा ट्रेड्स में मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण मंत्री और सचिन गुप्ता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। और इसके बाद मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के पीएमएस के इक्विटीज़ हेड अमित गुप्ता से। टेक्निकल्स पर मेरे एसेट शेर खान के सौमिल मेहता होंगे हमारे साथ। और आशीष से जानेंगे कि आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में नतीजों के बाद इतनी तेज़ी क्यों है। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। और अब आते हैं हम ज़रा निफ्टी करीब 135 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 75 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में करीब 150 पॉइंट की रैली है, 1.4% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन करीब 1.4:1 का है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, इसमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 5% ऊपर, लेकिन आज का हीरो सेक्टर है आईटी। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब में अच्छी रैली। भारतीय एयरटेल में अच्छा मूव आ रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है अब ये स्टॉक 2% ऊपर। भारतीय एयरटेल, मारुति, कोटक, एचयूएल इन सब में अच्छी बाइंग है। हिंडाल्को, इटर्नल और एसबीआई ये थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एफएनओ में अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, फोर्स मोटर्स, ओएफएसएस, कोल इंडिया ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मूव्स हैं। और डाउन साइड पर मुथूट फाइनेंस है 5% नीचे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान जिंक ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आप हल्की सी गिरावट देख रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी रिकवरी आ रही है केन्स टेक में अपने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। बिरो जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं। और निफ्टी एग्जैक्टली हिट करके आया आपने 10 डे के पैच को। मेहमान आपकी स्क्रीन पे पैनल मानस जी और आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और अरुण कुमार मंत्री, सचिन गुप्ता जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। अरुण, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड गुड मॉर्निंग अनुज सर। दोनों ही बाई साइड के ट्रेड रहेंगे। कहीं ना कहीं मोमेंटम वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है बुलिश साइड ही रहना चाहिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में खरीदने की सलाह रहेगी। 11,240 के आसपास स्टॉक चल रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। आज का लो 11,050 के आसपास है। आज का लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे 11,050 और 11,560 तक के टारगेट्स डिक्सन टेक्नोलॉजी में आने चाहिए। वीरेंद्र जी, दूसरा स्टॉक एफएमसीजी से टाटा कंज्यूमर में रहेगा। टाटा कंज्यूमर में ब्रेकआउट देखने को मिला, आज प्रॉपर रीटेस्टिंग स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो टाटा कंज्यूमर को बाय करने की सलाह है। 1225 का स्टॉप लॉस लगाए और 1261 तक के टारगेट है। ओके, तो अरुण जी के दो ट्रेड्स हो गए। एफएमसीजी में बाइंग आ रही है स्क्रीन पे। अभी शेयर ने कुछ देर पहले एचयूएल का जिक्र किया, हमने आईटीसी की बात करी, तो अच्छा मूव आ रहा है एफएमसीजी बास्केट में। और सचिन, आपके दो ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अरुण जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से ही। पहला स्टॉक जो है कोटक महिंद्रा बैंक। डेली चार्ट्स पर देखें तो आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशंस के बाद में आज फाइनली वो ब्रेकआउट्स जो है वो स्टॉक्स पर आते हुए दिखे। साथ ही साथ में स्टॉक अपने 50 डीएमएस के लेवल्स के ऊपर भी सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में बाइंग करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 378 का। मुझे लगता है करीब 405 410 ये टारगेट्स हमें नियर टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो रहेगा डिलीवरी। ओवरऑल अगर हम देखें तो डिलीवरी में भी लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया। ऑन दी हायर साइड में एक इमीडिएट स्विंग हाइज है, मुझे लगता है वो भी ब्रेक हो जाएंगे। सो डिलीवरी में भी बाइंग करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। 465 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 500 वो लेवल्स इमीडिएट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार स्टॉक अगर 500 के ऊपर वेल सेटल होता है, सस्टेन होता है, तो फिर पॉसिबली करीब 510 50 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, डिलीवरी 481 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय कॉल। सुबह से दूसरी बात ये आज कॉल्स में अपीयर हुआ है। आशीष बहेती जी, इस वक्त क्या आपके दो ट्रेड्स? जी वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो रैडिको एंजल वन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है तो 302 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 315 और 320 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो रैडिको खैतान का है। यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है और कंजम्पशन स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे 3450 3450 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 3600 और 3650 दो टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, रेडिको खैतान आज याद रखिएगा। लिकर स्पेस यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स के बाद बहुत अच्छा मूव देता हुआ रेडिको खैतान प्रैक्टिकली इट इज़ एन ऑल टाइम हाई। ये इसके करियर का सबसे सर्वोच्च स्तर है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ये इंट्राडे में गया था लेकिन वहाँ क्लोज नहीं हुआ था, तो ये ट्रेडेबल ट्रेजेक्टरी इसकी ऑल टाइम हाई की है। मानस, आपके दो ट्रेड्स? तो वीरेंद्र जी, पहला तो एस्ट्रल है। एस्ट्रल ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो एस्ट्रल पे खरीदारी करनी है।
1550 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1650 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो मैनकाइंड फार्मा का है, जहां पर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स के साथ स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है। तो यहाँ पर 2469 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 2625 2625 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया जनाब आपके सारे के सारे ट्रेड्स। 4 विशेषज्ञ 8 ट्रेड अब तक हो चुके हैं। थोड़ी स्कैनिंग करते हैं इससे पहले कि हम बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में भी जाएं, बातचीत शुरू करें। एक बार लेके आइए पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ ये भी काउंटर इस वक्त एक लोअर लेवल से रिवर्सल ले रहा था। नो एग्जैक्टली भी ट्रांसलेट नहीं हो पाया, तेज़ी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, इसको अवॉइड ही करूँगा। 31 मॉर्निंग का हाई था, वो अभी कट नहीं रहा है अभी तक, तो इसको अवॉइड करता हूँ। और एक बार लेके आइए आप मारुति, ये अच्छा करता हुआ। आईटी को मैं अभी फॉर द टाइमिंग बहुत तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक थोड़ी टर्बुलेंस है और हायर लेवल से फिर सिंक हुआ। डिक्सन का जिक्र कुछ देर पहले हुआ था, बट मैनकाइंड फार्मा टेक्निकली अब अच्छा करता हुआ डे हाई पर। अब आपकी राय यहाँ पे क्या होगी अरुण? वीरेंद्र जी, काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2520 के आसपास है ब्रेकआउट, 2470 के ऊपर है, तो डेफिनेटली फॉलो बाइंग आनी चाहिए। हल्की फुल्की गिरावट पे स्टॉक को ले बाइक भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 2470 के आसपास लगाए। 2620 2625 तक के टारगेट मुझे लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे आने चाहिए। वीरेंद्र जी, अगर 2500 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री स्टॉक में हो सकती है। ओके, मैनकाइंड, चलिए ये आपके लिए इस समय की ट्रेड्स। कुछ स्टॉक्स और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जहां पर अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार एस्ट्रल लेकर आइए जरा। एस्ट्रल में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। कुछ लेट मूवर्स, मानस जी का ट्रेड भी था, ये अच्छा मूव यहाँ पर है। टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, ये नंबर्स के बाद अच्छा चल रहा है। कल हमने बिग स्टॉक में जाइडस लिया था, जाइडस लेकर आइए। कल जाइडस अच्छा चला, डे हाई पर बंद हुआ। आज फर्दर मूव है इसमें, और जाइडस देखिए एक अच्छे एक्विजिशन के बाद जाइडस यहाँ पर अच्छा करता हुआ करीब 1.5% ऊपर है। अरुण जी गुड मॉर्निंग, जाइडस पर कोई व्यू होगा क्या? देखिए, डेफिनेटली अनुज जी, ओवरऑल चार्ट काफी मजबूत है। इनफैक्ट कल ही स्टॉक में ब्रेकआउट आया, आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक अराउंड 1034 की तरफ बढ़ सकता है। 2 दिन में थोड़ा चला है, तो मुझे लग रहा है करेक्शन पे जरूर बाई करना चाहिए। 978 के आसपास एक पाइवट सपोर्ट है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 1060 तक के पोजिशनल टारगेट स्टॉक में आ सकते। ओके, चलिए अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के पीएमएस के एक्विटीज़ हेड अमित गुप्ता जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या व्यू रख रहे हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। एक तरफ है डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड जो लगातार वीकनेस पे वीकनेस दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है मार्केट की रेजिलियंस। इस समय आपका ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है मार्केट पर? तो अनुज, अगर आप देखिए तो जो लास्ट फॉल आया था टुवर्ड्स 22,000, उसके अंदर इस 2 साल के कंसोलिडेशन में हमने पहली बार देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप्स स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। तो ये बहुत अच्छा साइन था, क्योंकि 83, 84 से 94, 96 तक रुपी का डेप्रिसिएशन हमने इस 2 साल के पीरियड में देखा है। हमने एफआईआई का आउटफ्लो $45 बिलियन के ऊपर का देखा है, और आज वो लोग 15 साल के लो पर हैं। अगर मैं इंडियन इक्विटी स्टेक की मैं उनकी बात करूं, 14-15% के आसपास, और कहां वो 21-22% चलते थे। आज अगर आप इंडिया का प्रीमियम देखें ओवर इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि कोरियन मार्केट बहुत अच्छा किया, चाइनीज मार्केट ने भी रिकवरी दी, जापान का मार्केट बहुत अच्छा किया, ब्राजील का मार्केट बहुत अच्छा किया। सो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा मूव आया, जो हमारे मार्केट में नहीं आया। तो जहां हमारा प्रीमियम 74% था, ओवर इमर्जिंग मार्केट वाज 27% है। मैं अगर लास्ट 10 साल का भी एवरेज देखूं और लोएस्ट पॉइंट उठाऊं तो वो 22% आता है। यानी कि अगर एक एफआईआई के नजरिए से आप मार्केट देखो, तो जो 2 साल में जितनी भी नेगेटिव न्यूज आई है उसके ऊपर जो आउटफ्लो था, आई थिंक आज वो करते करते इंडिया एक अट्रैक्टिव लेवल पर मेरे ख्याल से आ चुका है। और इसीलिए मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। क्यों? आई थिंक ये जो $4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन का जो मूव आने वाला है हमारे देश में जीडीपी में, इसके अंदर ये कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जहां सिलेक्टिव बाइंग हमको डेफिनेटली करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मार्च का फॉल और अप्रैल का पुल बैक, इसको कंबाइन करें और 4 सेक्टर्स निकालें जिन्होंने की रिलेटिवली मनी फ्लो बहुत अच्छा आता हुआ देखा है, उसमें नंबर 1 पावर है। जो पावर के अंदर बहुत क्लियरली जो थीम है वो 2026 की स्ट्रॉन्ग थीम है, क्योंकि हम लोग बहुत गर्म सीजन में है। पीक पावर डिमांड 256 गीगावाट ऑलरेडी पहुंच चुका है,
और हमने लास्ट ईयर देखा था कि मई के एंड में 242 गीगावाट था। तो इसका मतलब यह है कि पावर पिकअप कर रहा है, डेटा सेंटर्स, ये सब चीजें स्ट्रक्चरल टेलविंड है। बट पावर के अलावा कैपिटल गुड्स और उसके साथ साथ मेटल्स एंड फार्मा, सो ये 4 सेक्टर्स हैं जिन्होंने रिलेटिव रेजिलियंस दिखाया है, और आई थिंक यहां से आपको काफी मिड एंड स्मॉल कैप आइडियाज भी आगे आते हुए दिखेंगे। ओके, मिड कैप और स्मॉल कैप पे अगर आप देखें अमित जी का ये एक उनका थ्रस्ट है, मतलब उन्होंने दिया है, इस पे जोर दिया है। अच्छा, लार्ज कैप में कोई भी ऐसी पॉकेट नहीं है जहां पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है, या फिर जिस तरीके का मिड कैप और स्मॉल कैप में उन सेक्टर्स में हमने अप्रैल मई में मूव देखा, वहां पे आपको एक्सपेक्टेशन होगी यहां भी आ सकता है, जहां पे आपको अर्निंग्स और वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा एक गैप नजर आ रहा हो, जहां पे कैचअप के पोटेंशियल्स नजर आ रहे हो आपको? तो आई थिंक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल यहाँ लेना पड़ेगा। देखिए, जब क्रूड के प्राइसेस $120 पर बैरल के ऊपर निकल गए थे, उस समय ही ये सिचुएशन थी, क्योंकि मार्केट इनिशियल जो नेगेटिव लेता है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत डीप लेता है। और उस समय ही जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स थे, यानी कि जो क्रूड से लिंक थे, जो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने से जिनके ऊपर नेगेटिव हो सकता था, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल की मैं बात करूंगा, क्योंकि आप अब फरवरी के नंबर देख लीजिए, मार्च के देख लीजिए, 20% का ग्रोथ आया है ऑटोमोबाइल में। और आई थिंक जो कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर रही हैं इस सेगमेंट के अंदर, वह डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप मारुति देखिए तो मारुति फाइनेंशियल ईयर 25 में 17.4 लाख व्हीकल्स पीवीज उन्होंने सेल किए थे। फाइनेंशियल ईयर 26 में 18.2, यानी कि 2 से 3% का ही ग्रोथ रहा है। बट अगर आप महिंद्रा देखिए तो 5.5 लाख व्हीकल सेल किए थे उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में, और 6.6 लाख व्हीकल्स एक्चुअली पीवीज उन्होंने सेल किए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में, यानी कि 20% का ग्रोथ है। जो हुंडई मोटर्स सेकंड स्पॉट पे हुआ करता था पीवी में, आज वो स्लिप होके 4th स्पॉट पर आ गया है। तो जो कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, डेफिनेटली मार्केट उनको वैल्यू देगा मेरे ख्याल से, और यही स्टॉक पिकिंग हमको लार्ज कैप्स में करनी होगी। अमित जी, आईटी में क्या कर रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो में इस समय? आपके पोर्टफोलियो में है क्या लार्ज कैप आईटी, या फिर आपने ट्रिम डाउन की अपनी पोजीशंस? और काउंटर क्वेश्चन, क्या इस गिरावट में ऐड कर रहे हैं कोई? काफी समय से अनुज हमारे पास आईटी स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड हम हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे थे। देखिए, वैल्यूएशंस तो लगातार डीरेट हुए हैं, राइट? आज भी अगर आप टीसीएस वगैरह देखें तो बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं, बट वॉल्यूम का ट्रिगर नहीं आ पा रहा है। आज भी 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप देखिए तो ये कंपनीज के अंदर लार्ज कैप में पर्टिकुलरली जो एआई का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल बुक के अंदर, वो अभी भी 7.5%, 9% के आसपास ही है। अगर आप टीसीएस देखिए तो क्वार्टर 3 में 6% का एआई का कंट्रीब्यूशन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन था ऑर्डर बुक में। अभी आप क्वार्टर 4 देखिए तो 7.5% है। तो दे आर इंक्रीजिंग इट बिकॉज दैट इज अ डिमांड ऑफ द मार्केट, दैट इज अ डिमांड ऑफ द सेक्टर, बट दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इन दी ओवरऑल ऑर्डर बुक कम है। तो मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में आईटी में मिलेगी, और जो स्टॉक्स ज्यादा तेजी से रिकवर होंगे, वो मिड कैप आईटी ही होंगे, जो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली इस स्पेस में अपने एक्सपोजर को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने बीच में कोफोर्स देखा, उसने ऐसी कंपनी एक्वायर की जो थोड़ा बड़ा साइज की थी, स्टॉक नीचे आ गया था, बट इन ओवर द पीरियड उनका एआई एक्सपोजर भी बढ़ेगा। तो ऐसे स्टॉक्स हमको निकालने होंगे जो मिड कैप आईटी से लिंक हो। वहां आपको एजिलिटी मिलेगी टुवर्ड्स एआई, और क्लाइंट का एग्जीक्यूशन तो बहुत क्लियर है। अगर आप यूएस में देखिए, ऑर्डर्स तो मिलते हैं, बट एग्जीक्यूशन तो वहीं हो रहा है जहां पर एआई का एक्सपोजर है। तो असेंचर के नंबर्स भी हमने देखे थे, असेंचर का भी कमेंट्री वही था कि हम उनका जितना एआई का $6-7 बिलियन का जो एआई का बुक डेवलप हुआ है, वहीं एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है, अदरवाइज डिले है दूसरे प्रोजेक्ट्स में। ओके, अच्छा अमित जी, आप ये पीएसयू बैंक्स पे क्या कर रहे हैं? है ना, सडनली एसबीआई लीडर इन द पैक, थोड़ा सा ये दिक्कत में, मेरे ख्याल से 1250 के हाइज के अगेंस्ट 960 पोस्ट नंबर्स, ईसीएल नॉर्म्स, क्रूड, सडनली आप पीएसयू बैंक्स में क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, पीएसयू बैंक्स थोड़े कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे आपको, डिस्पाइट इसके कि उनका जो मार्केट शेयर है वो अभी बहुत ज्यादा लूज नहीं कर रहा है विद द प्राइवेट बैंक्स, दैट्स वेरी क्लियर, क्योंकि वो लोगों ने भी टेक्नोलॉजी में बढ़त बनाई है। बट अगर आप ओवरऑल देखिए तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं
राइट? अगर बॉन्ड यील्ड सर्ज होती हैं और वो कब होंगी जब क्रूड का भाव ऊपर जाएगा, तो उनकी जो ट्रेजरी बुक्स हैं वहां पर लॉसेस आने लगते हैं, वहां प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं। तो बहुत क्लियरली हमने एसबीआई में भी ये देखा और अदर दूसरे पीएसयू बैंक्स में भी ये चीज हमको देखने को मिल सकती है। बीच में आरबीआई ने रुपी को कंट्रोल करने के लिए भी $100 मिलियन का कैप लगाया था, यानी कि जब आप डॉलर में स्पॉट में लॉन्ग करते हैं और फॉरवर्ड में शॉर्ट करते हैं, वहां पर $100 मिलियन का था, जिस वजह से डॉलर की पोजीशन कटी और उसका भी इंपैक्ट इनके ऊपर आया था। तो जो ट्रेजरी रिलेटेड पोजीशन ज्यादा हैं, वहां पर आपको थोड़ा कंसोलिडेशन ज्यादा मिलेगा। हमको ऐसा लगता है कि मिड साइज प्राइवेट बैंक एक ऐसा स्पेस है जहां पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा आया है। आपने देखा होगा फेडरल बैंक में ब्लैकस्टोन ने 10% स्टेक लिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमको ऐसा लगता है कि जो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए हैं, देखिए आज हाउस होल्ड जो है 30 करोड़ हाउस होल्ड है हमारे देश में, और जो साउथ के बेस्ड जो हाउस होल्ड हैं वहां पर गोल्ड की पोजीशन काफी ज्यादा थी। मेरे ख्याल से 2/3 ऑफ द गोल्ड देश का साउथ में है। तो साउथ बेस्ड जो बैंक्स हैं वहां री रेटिंग हो रही है, वहीं एफडीआई फ्लोज भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर 25% से 35% तक आप लोन बुक जो होती है गोल्ड की होती है। आज आप होम लोन और व्हीकल लोन से कंपेयर करें तो गोल्ड लोन में यील्ड आपको ज्यादा मिलती है। सिक्योर्ड बुक के अंदर अगर यील्ड बढ़ाना है तो या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दीजिए या फिर गोल्ड लोन दीजिए एक्सेट्रा। सो आई थिंक ये बैंक्स के अंदर इसलिए आपको अच्छा पुल बैक मिलेगा जब जब मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा। बट यस, डेफिनेटली दे आर द री रेटिंग कैंडिडेट्स गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल री रेटिंग कैटेगरी कैंडिडेट्स गोइंग फॉरवर्ड। फार्मा में क्या व्यू है आपका अमित जी? फार्मा में काफ़ी अच्छे मूव्स रहे हैं ऑफ लेट। कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हो यहाँ पर? अनुज, फार्मा हमको ऐसा लगता है, देखिए काफी सेगमेंट हैं, सीडीएमओ है, बायोसिमिलर है, जेनरिक्स है, फिर ब्रांडेड जेनरिक्स है जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट रहता है। हमें ऐसा लगता है कि दो कैटेगरीज पे फोकस करना चाहिए। एक तो बायोसिमिलर है, क्योंकि बायोसिमिलर अगर आपका ध्यान हो तो बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने भी बायोसिमिलर पे फोकस किया था, यानी कि केमिकल से तो जेनरिक्स बनते हैं बट ऑर्गेनिजम्स के साथ आप बायोसिमिलर क्रिएट करते हैं जो सस्ती दवाइयां होती हैं कॉम्प्लेक्स डिजीजेस की। अब कैंसर की दवाइयां सब महंगी हैं, तो वहां बायोसिमिलर पे फोकस है गवर्नमेंट का। लेकिन उसमें जो कंपनीज ऑलरेडी रेडी हैं, राइट, जो लॉन्च कर रहे हैं यूएस में या फिर डोमेस्टिक, वहां हमें फोकस करें तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो एक सेगमेंट हम लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। दूसरा जो ब्रांडेड जेनरिक्स है, जहां इंडिया फोकस है, क्योंकि इंडिया मार्केट ग्रोइंग मार्केट है। हो सकता है कल दूसरे ब्रांडेड जेनरिक्स जो बाहर की कंपनी हो वो इंडिया में अपने सामान को बेचना चाहें तो वो इंडियन कंपनीज के साथ ही ज्वाइंट वेंचर करके वो सामान को बेचेंगे। तो इसलिए जो B2C में ब्रांडेड जेनरिक्स में है, दे विल डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ये दो सेगमेंट्स पे फोकस करें तो आपको फार्मा में आई थिंक अच्छे रिटर्न्स, इट इज स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर, तो वहां आपको अच्छा मिलेगा। बाकी अमित जी एक थीम और जिससे आप और मैं जुड़े हुए हैं, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम। यहाँ पे आप डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस या फिर एएमसीज कहाँ पे फोकस कर रहे हैं आप? कैपिटल मार्केट के लिए आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है। देखिए 2 साल का कंसोलिडेशन मार्केट का ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए थे एक्सचेंजेस के ऊपर, मार्केट ने उसको भी कहीं हद तक डिस्काउंट किया है। एसेट मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, आई थिंक दे विल डू रियली वेल। वेल्थ मैनेजर्स बिकॉज अगर आप देखिए तो वो अलग अलग एसेट क्लास में डील करते हैं, बैलेंस हो जाती है बुक्स, काफी ट्रेल बुक होती है, आई थिंक वो काफी हेल्प करती है। और साथ में मेरे ख्याल से अगर आप एक्सचेंजेस देखें तो बहुत पर्टिकुलर पोजीशन में हैं, क्योंकि कॉमोडिटी का अभी एक ही बड़ा एक्सचेंज है। एनएसई का लिस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है, उसका बेनिफिट है। डेरिवेटिव्स पहले ब्रॉडली एनएसई का बेबी हुआ करता था, बट अब हम देख रहे हैं कि दूसरे एक्सचेंजेस पर भी डेरिवेटिव्स में एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही अंडरलाइंग के अब आपके पास हैं, तो उसका बेनिफिट दूसरे एक्सचेंजेस को मिल रहा है। आई थिंक ये बेनिफिट्स स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट सबको है। तो कैपिटल मार्केट थीम पे हम लोग काफी बुलिश हैं, और I think going forward with the market, with the broader market coming back, they will definitely do better actually. ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से भी, ये ईएमएस स्पेस में क्या करेंगे आप? क्योंकि आज मतलब केन्स में ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ लेकिन डिक्सन में बड़ा मूव आया पॉजिटिव साइड पर, तो क्लियरली यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहा है मार्केट का। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरे ख्याल से देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पीएलआई दिया उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इस स्पेस को मिला है, और डिमांड बहुत ज्यादा है।
आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है, आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूजेस तो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने देश में नहीं बनाते तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिसका एक प्रॉब्लम हमें करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह में था। बट गवर्नमेंट ने राइटली ये एक्शन लिया। और अब इसमें अगर आप कुछ कंपनीज देखिए जैसे डिक्सन वगैरह थे जिनका एसेट टर्नओवर बहुत ज्यादा था, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की स्टोरी हुआ करती थी, 47% का आरओसी था सेक्टर में, जो कि बहुत ज्यादा था दूसरे स्टॉक से। तो वहां पर थोड़े चैलेंजेस आए हैं क्योंकि मेमोरी चिप्स वगैरह का अवेलेबिलिटी कम हुआ है। दूसरा प्रेस नोट 3 हैज टू बी साइंड क्योंकि उनको चाइनीज कंपनी से जेवी करना था कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आप मूव करेंगे, यस मार्जिन एक्सपेंशन होगा बट फॉर द टाइम बिंग आपके जो रोस है वो डाइल्यूट भी होगा, इसलिए वो स्टॉक थोड़ा समय ले रहे हैं रिकवर होने में। बट आई थिंक कुछ और कंपनीज हैं जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव कर गई हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव कर रही हैं, जिनका मार्जिन एक्सपेंशन डबल डिजिट में आ गया है, 6-6.5% से 10-10.5% आ गया है, और जो बाहर के मार्केट में भी एक्सपेंशन करने के प्लान में हैं। आई थिंक वो कंपनीज पे फोकस करिए, वो कंपनीज इस मार्केट में भी अच्छा कर रही हैं और आई थिंक अच्छा रिटर्न्स आने वाले दिनों में भी देंगी। ओके, चलिए अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर स्पेसिफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की, यूनाइटेड स्पिरिट्स। क्यों आई इतनी तेज़ रैली इस स्टॉक में, समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है सर, तकरीबन 5% की तेजी के साथ डे हाई पर यूनाइटेड स्पिरिट्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसके वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ही नतीजे हैं, लेकिन थोड़े से इंटरनल्स को देखिए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग देखने को मिली इनकी। अब ग्रॉस मार्जिन आप देखें तो मल्टी क्वार्टर पे उच्चतम स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। करीब करीब आप देखें 47.3% के ग्रॉस मार्जिन हैं, जो कि पिछले साल से 281 बेसिस पॉइंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार आपको तस्वीर सामने दिखाता हूँ, वॉल्यूम ग्रोथ किस प्रकार की आपको देखने को मिली है। अब प्रेस्टीज एंड अबाव ग्रोथ आप देखें तो यहाँ पर आपको 3% की गिरावट है। पॉपुलर में देखें तो 16%, यानी टोटल जो वॉल्यूम ग्रोथ निकल कर आई है 5.6% के आसपास की है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये अनुमान से स्लाइटली बेहतर है और डिस्ट्रप्शन इस क्वार्टर में देखने को मिला था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र मेड लिकर, क्योंकि पूरे क्वार्टर का इम्पैक्ट था, इसी के चलते आंकड़े भी देखने को मिले। लेकिन मार्केट को पसंद आई है मैनेजमेंट का आउटलुक और कॉमेंट्री, जहाँ पर वैसे तो आज मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फ्रेंस कॉल होगा। अब मीडियम टर्म की जो ग्रोथ गाइडेंस है इसे डबल डिजिट पर बरकरार रखा है और ये बता रहे हैं कि कर्नाटक की जो नई पॉलिसी आई है इससे एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट ये भी है कि जो यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत ने किया है, इसके चलते यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट्स में और बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ब्रोकरेजेस की तरफ से आप देखें तो ज़्यादातर कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है। कुछ टारगेट प्राइस मैं आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पर नोमेरा एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1650 का टारगेट दिया है। CLSA लंबे समय से स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बुलिश नहीं, होल्ड की रेटिंग दे रहे, 1238 का टारगेट है। और वहीं JP मॉर्गन आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1445 रुपये का टारगेट दे रहा है। शुक्रिया आशीष इस यूएसएल पे आज इस कवरेज को समझाने के लिए। यूएसएल अभी भी आप देखें तो इस वक्त खुद भी और इनफैक्ट पूरे सेक्टर को, पूरे स्पेस को ड्राइव करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौमिल मेहता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमिल गुड मॉर्निंग। स्ट्रॉन्ग मूव सौमिल, निफ्टी ऑलमोस्ट 10 डेमा को टच करता हुआ करके आया। स्टॉक स्पेसिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त, नजर कहाँ पर है आपकी? गुड मॉर्निंग वीरो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी नजर दो सेक्टर्स पर है। यहाँ पर एक FMCG एंड द अदर वन इज फार्मा डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर हैं, जैसे जाइडस लाइफ एंड एल्केम लैब्स। तो ये दोनों मेरे टॉपिक्स रहेंगे फ्रॉम द फार्मा पैक। और इन द FMCG पैक मुझे लगता है कि HUL हैव जस्ट स्टार्टेड मूविंग अप। एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। HUL और दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। सो ये चारों ही स्टॉक्स मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया करेंगे इन द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में व्यू नहीं दे रहा हूँ, बट शॉर्ट टर्म में भी डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। हाउएवर इन द मीडियम टर्म आउटलुक ये चार स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। ओके, 4 स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर सकते हैं यहाँ पर। एक वेरी क्विकली आपसे व्यू लेना चाहूँगा भारती एयरटेल पर। सौमिल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा भारती एयरटेल में भी व्यू पॉजिटिव है। इट हैज हैड अ वेरी गुड करेक्शन इन द लास्ट
लास्ट 6 मंथ्स बहुत ही बढ़िया करेक्शन हुआ है। ऊपर में 2150 से नीचे में 1750 तक का बॉटम बनाया, गुड रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से फिर से एक हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया है, क्रॉसिंग अबव प्रीवियस वीकली हाइज। आज के सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, ऑलरेडी 2040 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन टूटी है ऊपर की तरफ। ग्रेट सेटअप, मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर मीडियम टर्म ट्रेडर्स, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। यहाँ से मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा फॉर एटलीस्ट अ टारगेट ऑफ 2050। नीचे में सपोर्ट्स अराउंड 1850 के बनते हैं और 1800 के बनते हैं, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा के आप 2000 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर भारती एयरटेल। चलिए सौमिल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, डे हाई पर निफ्टी है 23,800, यहाँ पर अब हम ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अब तक रिजेक्शन नहीं मिला है, जिस रिजेक्शन की बात की थी हमने 23,750 से 800 पर, वो रिजेक्शन मिला नहीं है अब तक। बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक मूव दिखा रहा है 54,200 पर, और मिड कैप में अच्छा रिवर्सल है, डे लो से अच्छी रिकवरी मिड कैप्स में आ रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे यूनाइटेड स्पिरिट्स 5% ऊपर अब, और अभी भी इस समय डे हाई पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा आज ये स्टॉक। चलिए इस शो को समेट लेते हैं, इसके बाद आप देखिए शेयर के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन।